दोस्तों, अमेरिका न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, बल्कि साथ ही उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री भी है। लेकिन अब उनके ऊपर चीन का खतरा मंडराने लगा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा कि मुमकिन है कि यूएस मिलिट्री इस बदलती हुई दुनिया से जूझने के लिए तैयार न हो। ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं, और वो भी एक सुपर पावर के खिलाफ? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूएस मिलिट्री यूं तो बाहर से देखने में अभी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट किए जा रहे हैं वो भी उनकी इंटरनल वर्किंग से ही जुड़ी हुई हैं। अगर हम यूएस मिलिट्री बजट की बात करें तो आज ये कुछ देशों की जीडीपी से भी बड़ा है, और 2023 में उनकी मिलिट्री को $773 बिलियन का बजट मिला है। लेकिन इस नंबर से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये बजट भी उनकी नीड्स के लिए काफी कम है। इस बजट का इस्तेमाल उन सभी 100 से भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस को ऑपरेट करने के लिए भी किया जाता है जो यूएस से बाहर है। इसके अलावा वेजेस से लेकर मेंटेनेंस में भी इस बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स हमें ये दर्शाते हैं कि साल 2000 से जहां अमेरिकी सरकार ने नॉन मिलिट्री स्पेंडिंग को 50% तक बढ़ाया है, वहीं 2 मेजर इन्वेशन के बावजूद भी उनके मिलिट्री बजट में कोई खासा ग्रोथ नहीं देखी गई है, जो कि उनके पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटी को भी दर्शाता है। इसके साथ साथ जो बजट आपको दिख रहा है, इसमें से हजारों करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल अब मिलिट्री के CO2 और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूएस के लिए दूसरे खतरे की घंटी ये है कि उनके हथियार काफी पुराने हो चुके हैं। आखिरी बार अमेरिका ने 1980 के दशक में अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के प्रयास किए थे, और इसी समय में उनके पास M1 अब्राम्स टैंक्स, ब्लैक हॉक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स जैसे कमाल के वेपन्स आए थे। ये जरूर है कि तब से अब तक इनमें काफी चेंजेस हुए हैं और उनके ओरिजिनल डिजाइन्स को भी मॉडिफाई करके आज के समय के अनुकूल बनाया गया है। लेकिन फिर भी ये सब 40 साल पुराना है, और वो भी ऐसे वक्त में यूएस के पास हथियार नहीं है जब चीन एक नए आर्म्स प्रोड्यूसर की तरह दुनिया में राइज कर रहा है। 1987 के बाद से अभी तक यूएस के फाइटर्स, बॉम्बर्स, रिफ्यूलिंग और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या में 30% की गिरावट देखी गई है। और जैसे कि हमने बताया कि जो एयरक्राफ्ट उनके पास हैं वो भी काफी पुराने हैं। एक एवरेज यूएस एयरक्राफ्ट की लाइफ करीब 29.4 साल है। अगर हम उनके B-52 बॉम्बर्स या KC-135 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये नंबर 60 साल तक भी पहुंच जाता है। अगर वो इतनी लेट अपने डिजाइन को रिटायर करेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि दुश्मन उनके हथियारों का तोड़ ढूंढ लेगा या इतने सालों में खुद इस तरह के हथियार डेवलप कर लेगा। अगर हम आज नॉर्थ कोरिया की ही बात करें तो वो सक्सेसफुली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग कर चुके हैं, यानी अब नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली यूएस पर इन मिसाइल्स की मदद से अटैक करने की क्षमता रखता है। अब सोचिए, अगर नॉर्थ कोरिया यहाँ पर है तो फिर चीन तो उससे भी कई गुना आगे होगा। यूएस मिलिट्री के साथ ये परेशानी भी है कि उनका एम्यूनिशन यानी गोला बारूद भी पर्याप्त नहीं है। एक जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी तो यह है कि उनके पास इक्विपमेंट हो, और जंग वही जीत सकता है जो कम समय में ज्यादा हथियार प्रोड्यूस कर सके। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियारों की कांस्टेंट सप्लाई मिलने के कारण वो आज तक रूस का मुकाबला कर पाने में सक्षम है, वरना तो ये वॉर पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ हम यूएस को देखें तो उन्हें अपनी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का 1/3 स्टॉक यूक्रेन को दिया है, और यूएस को ये स्टॉक फिर से बिल्ड करने में करीब 7 साल का वक्त लगेगा। स्टिंगर्स मिसाइल की प्रोटेक्शन को काफी वक्त पहले रोक दिया गया था, इसीलिए इसे पूरी तरह फिल करने में 13 साल का समय भी लग सकता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। अगर यूक्रेन वॉर न भी होता तब भी यूएस के पास पर्याप्त एम्यूनिशन नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका फोकस नए प्लेन्स और वेपन सिस्टम्स को बनाने में था। दूसरी तरफ आखिरी 20 सालों से यूएस मिलिट्री अफगानिस्तान और इराक जैसे इलाकों में जंग लड़ रही थी, जहां पर ट्रेडिशनल वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा एम्यूनिशन प्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन उनका मुकाबला चीन जैसी फोर्स से होता है तो फिर उन्हें अलग तरह के वेपन्स और एम्यूनिशन की जरूरत होगी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, जो कि एक यूएस थिंक टैंक है, उसका ये मानना है कि चीन के साथ हुए किसी क्लैश में यह मुमकिन है कि यूएस के लॉन्ग रेंज एम्यूनिशन और प्रीसिजन गाइडेड वेपन्स शायद एक हफ्ते में ही खत्म हो जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोटेक्शन को काफी तेज कर दिया है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को बनाने के लिए स्किल्ड लेबर, इन्वेस्टमेंट्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स और बहुत सारे वक्त की जरूरत होती है। अगर हम फिर से स्टिंगर मिसाइल्स पर ही लौटे तो इन्हें बनाने वाली कंपनी रेथियन के CEO ने भी ये कहा है कि अगर इसकी प्रोडक्शन दोबारा शुरू की जाती है तो सिर्फ प्रोडक्शन शुरू करने में ही 18 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। परेशानी यह है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका के ज्यादातर नेटो एलाइज की भी यही हालत है। अगर हम यूक्रेन की स्थिति देखें तो टेक्निकली यूक्रेन की सेना को हर महीने करीब 2.5 लाख
लाख आर्टिलरी शेल्स की जरूरत है, लेकिन जो 12 यूरोपियन कंपनीज इन्हें बनाती हैं, उनके पास पूरे साल में सिर्फ 6.5 लाख आर्टिलरी शेल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। और अमेरिका भी एक महीने में करीब 20,000 शेल्स ही प्रोड्यूस कर सकता है। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि इन हथियारों को बनाने के लिए भी कई सारे ऐसे जरूरी कंपोनेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। और एक यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट में चीन अगर उनकी सप्लाई बंद कर दे तो वो लोग काफी परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए अमेरिका का प्लान ये भी है कि चीन से अपने डिफेंस हटाए जाए, जिस वजह से सितंबर 2022 में F-35 एयरक्राफ्ट की सभी डिलीवरीज को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स में एक चाइनीज मेड एलॉय का इस्तेमाल हो रहा है। बाइडेन सरकार ने अपनी कांग्रेस से साल मिलिट्री स्पेंडिंग में 50% तक की बढ़त मांगी है ताकि वो नए मिसाइल्स और एमुनिशन एक्वायर कर सके। इसके साथ साथ मिलिट्री की अगली प्रॉब्लम उनका खुद का करप्ट सिस्टम भी है। आज कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जिनसे अमेरिका हथियार खरीदता है, जिसने इन कंपनीज को मोनोपोलीज में तब्दील कर दिया है। और साथ ही यूएस की सिक्योरिटी भी अब इन्हीं कंपनीज पर निर्भर है। 30 साल पहले जहाँ यूएस के पास 8 ऐसी कंपनीज थी जिनसे वो एयरक्राफ्ट ले रहे थे, वहीं आज के समय में ये नंबर गिरकर सिर्फ 3 पर रह गया। और ये 3 कंपनीज हैं लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियन। क्योंकि ये कंपनीज बहुत समय से इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, इसलिए इनका कोई कंपटीटर नहीं है। जिसका एक मतलब ये भी है कि यूएस के पास अब चॉइस की काफी कमी है और वो इन कंपनीज पर बहुत ज्यादा रिले कर रहे हैं। एक आखिरी प्रॉब्लम जो यूएस मिलिट्री को परेशान कर रही है वो है मैन पावर की कमी। अमेरिका जैसे देश में जहां बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और साथ ही में वो एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री भी है, इसलिए यंग लोगों का इंटरेस्ट मिलिट्री में जाकर अपना करियर बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ आज यूएस मिलिट्री को लेकर वहां लोगों का नजरिया बदलना भी शुरू हो गया है, जो कि काफी नेचुरल था। जब कोई यंग अमेरिकन सिटीजन ये देखेगा कि अफगानिस्तान में इतने साल बिताने के बाद वो खाली हाथ लौट आए, या फिर उसे जब ये पता चलता है कि एक झूठ का सहारा लेकर यूएस ने इराक को इन्वेड किया था, तो वो कभी भी मिलिट्री में अपना करियर बनाने की नहीं सोचता है। अगर हम 2022 की बात करें तो यूएस मिलिट्री अपनी रिक्रूटमेंट ही पूरी नहीं कर पाई और उनके यहाँ अभी 15,000 सोल्जर्स की इस वक्त शॉर्टेज है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 के अंत तक यह नंबर 20,000 तक पहुंच जाएगा। सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि मिलिट्री की बाकी सर्विसेज में भी हमें इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो वहां पर एप्लीकेशंस की संख्या 28% तक गिरी है और नवल एकेडमी में भी ये नंबर 20% तक गिरा है। यही वजह है कि इस समय उनकी मिलिट्री ने किस तरह सारे डिस्चार्जेस को रोका हुआ है और साथ ही उन्होंने सोल्जर्स और ऑफिसर्स को एक्सटेंशन ऑफर करना भी शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम यूएस की पॉपुलेशन में उन लोगों की गिनती करें जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए फिट है, तो उनकी संख्या भी 2016 में जहां टोटल पॉपुलेशन का 29% थी, वो गिरकर 23% पर आ गई है। और इसके पीछे जनता के बीच बढ़ती विजन प्रॉब्लम्स, अस्थमा, मेंटल हेल्थ और ओबेसिटी जैसी बीमारियां हैं। अगर यूएस से कुछ उम्मीद की जा सकती है तो वो ये है कि चीन के थ्रेट को देखते हुए वो जल्द ही इनोवेशन के रास्ते पर लौट आएंगे और अपनी लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स को वो रोबोट्स और एआई की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या अमेरिका ये वक्त रहते कर पाएगा या यहाँ चीन बाजी मार लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।